चलिए नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है ज़िंदगी बेहतर कट रही होगी। अगर नहीं तो उम्मीद करिए, क्योंकि उम्मीद हम अच्छे का ही करते हैं और जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो हमको खुशी भी मिलती है उससे। तो उम्मीद करिए कि अच्छा हो। एक उम्मीद जीपीएससी से भी किया जा सकता है। किस उम्मीद की बात कर रहा हूँ भाई? जीपीएससी ने अभी क्लास 3 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज किया है। स्पेशली बात करूँ तो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनका, क्योंकि जो क्लास 3 नॉन टेक्निकल है उसमें पहले से मेंस है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है उनमें अभी मेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ठीक है आपके लिए, नहीं ठीक है, क्या ये आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये बताइए आरटीओ में भी आ जाएगा क्या। तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है नहीं है, क्या चेंजेज होने चाहिए थे, क्या हुए हैं, क्या वो ठीक है नहीं है, ये सब पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जीपीएससी ने अभी वैकेंसी निकाले हैं, इंजीनियरिंग की कुछ पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर, सेम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डबल ए के लिए एलिजिबल हैं, वहीं पे ए की वैकेंसी आई है सिविल और इलेक्ट्रिकल की। इनका एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए। इनका एग्जाम पैटर्न जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही है। 300 मार्क्स का प्रीलिम होता है जिसका 50% वेटेज होता है, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है उसका 50% वेटेज होता है। सेम पैटर्न आपके इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। इससे पहले जो डबल ए या ये जो ए की वैकेंसी इससे पहले भी हुई है, उस समय क्या था, उसमें केवल आपका प्रीलिम एग्जाम होता था और उसी के बेसिस पे, मतलब उसमें जितना मार्क्स आया उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था। तो अचानक से जीपीएससी ने ये मेंस वाला फंडा क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इससे क्या होगा? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से ये ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, अब हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं पता, पर ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है वहाँ पे लोग सेटिंग करते हैं और सेटिंग करके मार्क्स बढ़ा लेते हैं, सिलेक्शन उनका हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था एक एग्ज़ाम के लिए बड़ा हो हल्ला हुआ था कि गांधीनगर में कुछ बच्चे बैठ के किसी एक रूम में पहले से पेपर था या क्या था, बवाल हुआ था। ऐसा कई बार होता है और हर जगह होता है नियर अबाउट। तो जब मल्टी लेयर एग्जाम्स होते हैं ना, तो इस बात की पॉसिबिलिटी घट जाती है। जितने मल्टी लेयर एग्जाम्स हैं, जितने ज़्यादा लेयर्स हैं, उसमें इस बात की पॉसिबिलिटी घट जाएगी कि कोई सेटिंग करने की कोशिश करे। जैसे यूपीएससी है, 6, 7, 8, 10 पेपर होते हैं, कहाँ कहाँ सेटिंग करोगे, पर वहाँ पे भी सेटिंग चल रही है। खैर वो दूसरे लेवल की सेटिंग थी। तो ऐसे ही जैसे जीपीएससी का भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, कई सारे पेपर होते हैं, दूसरे भी जो हैं क्लास 1 की, उसमें कई सारे पेपर जिनमें होते हैं, पॉसिबिलिटी घट जाती है। तो इस सेंस में अच्छा है कि सिक्योरिटी, एग्जाम सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि इसमें चांसेस कम रहेंगे कि लोग सेटिंग करके सिलेक्शन ले लें। इस पक्ष में आपके ये फेवर में है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप पढ़ने के लिए ही हो। एक एग्जाम होता है, एक हो, 2 एग्जाम होता है, 2 है। आपका कंसर्न कहाँ पे होना चाहिए, आपको ट्रबल कहाँ पे करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या होगा आपको, मैं वो बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो इन्होंने पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, वो गड़बड़ है। एक तो थोड़ा ये गड़बड़ है कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले रहे हो, मेंस ले लेते हो, ऑब्जेक्टिव ले लेते हो, वो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स लेना, डिस्क्रिप्टिव होता है भाई डबल ई में जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, डबल ई में होता है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, वो जो कभी एई वाला बंदा बन ही नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में, और रिटायर हो जाएगा। एई वाले नहीं पहुंच पाते ई तक, डबल ई तक, वो पहले रिटायर हो जाते हैं। तो वहां पे मेंस हो रहा है, वही मेंस आपने यहां पे डाल दिया। तो ये थोड़ा अनफेयर सा लगता है यार, कि ऐसा ही पढ़ाई करके कोई डबल ई और डी डबल ई बनना चाहेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहेगा कि डबल ए बनना चाहेगा, क्यों बनना चाहेगा कोई? या फिर दोनों अगर आप सेम कर दोगे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? मजबूरी में कोई क्लास 3 बन जाए, क्लास 4 बन जाए, पर अगर उसको क्लास 4 बनने के लिए क्लास 1 जैसे एग्जाम देना पड़े, उसका कोई मतलब है? मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम हो गया है डी डबल ई में या फिर ई डबल ई में, और लेयर एग्जाम्स होते हैं, पर हाँ यहां पे भी मेंस इंट्रोड्यूस किया गया और डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लिखते हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने लिखा होगा बीटेक में, वैसे ही पेपर लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंसर्निंग और है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं इसमें थोड़े पिछड़ जाएंगे। वो बीटेक वाले तो फिर भी इसको कंपीट कर लेंगे, पर डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। डिप्लोमा वालों के लिए ये और मुश्किल होगा जब उनको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव वाले में। देखिए, प्रीलिम तो ऐसे ही है जैसे कि पहले हुआ करता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
प्रीलिम तो वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मेंस एग्जाम होगा आपका, ये देखो टोटल 200 मार्क्स का, इसमें ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जिसमें लैंग्वेज टेस्ट लिया गया है। अब भाई आप बताओ, क्लास 3 लेवल के इंजीनियर बना रहे हो जो डायरेक्टली ग्राउंड पे काम करते हैं, उनसे आप उम्मीद करते हो उनको गुजराती ग्रामर बहुत अच्छा हो, उनका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो, और वो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उनको देना है। ये थोड़ा अनफेयर सा लगता है मुझे लगता है, पता नहीं बहुत सारे लोग, अब जीपीएससी ने भी किया होगा, कुछ सोच के किया होगा, या कौन से एक्सपर्ट्स उनको सलाह दिए पता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जो इंजीनियर ग्राउंड लेवल पे काम करता है, अगर वो मैनेजरियल पोजीशन EE है, DEE है, वहां पे समझ में आता है। कोई भी टेस्ट लो, जीके का टेस्ट लो, जीके मेंस कर दो, क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन है। ये क्लास 3 लेवल की पोजीशन है जो ग्राउंड पे काम करता है। इसके पास क्या होनी चाहिए, एक आदमी को या एक इंजीनियर को परफेक्ट इंजीनियर कौन बनाता है, उसका टेक्निकल नॉलेज, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, या टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ा उसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई नई प्रॉब्लम आए तो उसके पास तार्किक शक्ति हो, वो सोच पाए कि यार इस प्रॉब्लम को नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, उसके पास कैलकुलेटिंग माइंड हो, टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है तो उसके पास अच्छी स्किल हो, उसका वेटेज भी ज्यादा दिया गया एग्जाम में, आप भी दो। एनालिटिकल टेस्ट करने के लिए हर जगह रीजनिंग का एग्जाम होता है, आप भी दे देते हैं रीजनिंग, अच्छा रहता, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बच्चों को, और टेस्ट भी हो जाता है कि उसके पास एनालिटिकल माइंड है कि नहीं। कैलकुलेटिंग माइंड टेस्ट करने के लिए एप्टी का एग्जाम दिया जाता है, जिसमें सिंपल मैथ पूछी जाती है क्लास 10 लेवल की, वो दे देते आप। पर ये लैंग्वेज टेस्ट का मतलब समझ में आया नहीं कि ये क्लास 3 लेवल के इंजीनियर से आप ग्रामर क्यों टेस्ट कर रहे हो। कौन सा उसको कोटेशन भेजना है भाई, बड़ी कंपनियों से उसको कौन सा कम्युनिकेशन करना है। वो बेचारे को तो ग्राउंड में काम करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट निकालना है वो ए निकालेगा या DEE निकालेगा, जो कम्युनिकेशन करना है वो DEE करेगा या EE करेगा। इनको तो बेचारे नीचे लेवल पे काम करना है, इनसे जबरदस्ती का टेस्ट लिया करना ही है। तो आपको मैं एक एग्जाम याद दिला दूं, आप में से कई सारे बच्चों ने भरा होगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सेम पोस्ट है। वहां पे देखो उन्होंने सिलेबस ऐसा ही बनाया है जैसा वर्क प्रोफाइल है, जो काम करना है आपको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वही सिलेबस में डाला है। वो अलग बात है कि बच्चे परेशान है कि ये मिलेगा कहां, पढ़े कहां से, बुक नहीं मिल रही है, बताइए कहां से पढ़े। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको प्रॉब्लम है, वो सभी नहीं करेंगे, कट ऑफ नीचे जाएगी, या फिर स्ट्रगल करके इंटरनेट से पढ़ेंगे, उसमें जो AMC है उसका भी काम कम हो जाएगा, आपको अपने प्रोफाइल के बारे में पता चलेगा, उनको ट्रेनिंग कम देना पड़ेगा। पर यहाँ पे EE में नॉलेज टेस्ट लेके पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए था। ये गुजराती इंग्लिश का लेके अगर लेना ही भाई तो 10-10 नंबर का रख दो, बाकी में रीजनिंग एप्टी रख दो। बच्चा यहाँ पढ़ेगा, कहीं और काम आएगा, उसको दूसरे एग्जाम में काम आएगा, तीसरे, अब हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो थोड़ा ज्यादा काम आएगा। आप कहोगे हर एग्जाम में अंग्रेजी भी पूछी जाती है, गुजराती भी, इंग्लिश फिर भी पूछी जाती है, पर गुजराती तो हर जगह नहीं पूछी जाती है, स्पेशली सेंट्रल लेवल पे तो नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा जीपीएससी को, या फिर अगर गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GMC से भी सजेशन लिया गया था, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ एनालिटिकल कर दो, कुछ टेक्निकल कर दो, वो ज्यादा बेटर है कि लैंग्वेज टेस्ट बच्चा पढ़े। और इसमें डिस्क्रिप्टिव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव में जनरली वही आएंगे, लेटर लिखो, ऐसे लिखो, इस टाइप की चीजें आएंगी। ठीक है, ग्रामर टेस्ट किया जाएगा। बाकी तो टेक्निकल है आपका, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ही कि अगर एक लेयर ऐड होती है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो आप पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पे दे देना। थोड़ा सा मुश्किल है कि अब ये एकदम से ऐसा एग्जाम हो जाएगा ना कि जो बच्चे इसी पे डिपेंडेंट है वही इसका कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम ऑब्जेक्टिव, इवन क्लास 2 वाला ऑब्जेक्टिव है। अब वो बच्चा डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई डिप्लोमा होल्डर है, वो तो ई के लिए एलिजिबल नहीं है, डी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पढ़ के तैयारी करना, केवल EE में एलिजिबल रहेगा, तो उसको क्या फायदा मिलेगा। तो थोड़ा सा अनफेयर जैसे लगता है। अगर डबल लेयर एग्जाम करना था तो वो ज्यादा बेटर होता कि सेकेंड एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता और कोर टेक्निकल होता। पहले में थोड़ा नॉन टेक्निकल पूछ ही लिए हैं, दूसरा कोर टेक्निकल कर देते, वो ज्यादा बेटर होता, और ऑब्जेक्टिव होता तो ज्यादा बेटर होता। चलो मेंस डाले, डिस्क्रिप्टिव डाले, तो थोड़ा ये लैंग्वेज का देख लेते, यहाँ पे कुछ रीजनिंग एप्टी डाल देते, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। बाकी आपका क्या सजेशन है वो आप लिख सकते हो। आप जीपीएससी को भी सजेशन दे सकते हो कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि जो और क्लास 3 के एग्जाम्स हैं वहां पे मेंस डाला जाता है, तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग प्रोफाइल को ध्यान में रख के डाला जाए। ऐसे एक्सपर्ट्स को ना दे दिया जाए जो नॉन टेक्निकल हैं, जिनको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, और वो टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न डिसाइड करेंगे तो ऐसा ही डिसाइड करेंगे कि अच्छा हाँ
DYSO में होता है मेंस इसका पेपर, इसमें भी डाल दो। अच्छा मामलेदार में होता है, इसमें भी डाल दो। अच्छा PI में ये होता है, इसमें भी डाल दो। वो लोग तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि उनको इस प्रोफाइल का नॉलेज नहीं है। तो कम से कम ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो ये फाइंड आउट कर पाएं कि क्या प्रोफाइल है, क्या काम करना है, और उसका टेस्ट लें। स्पेशली मैं कहूँगा कि GPSC इसमें बाकी पेपर में अच्छा करती है। जो पहले से पैटर्न बने हुए हैं, जो 2020-21 में चेंजेज आए थे, वो बहुत सटीक चेंजेस थे। हर एग्जाम्स में एकदम प्रोफाइल ओरिएंटेड सिलेबस को ऐड किया गया था। लीगल है तो लीगल चीज़ें ऐड कर देगी, मेडिसिन वाला एग्जाम हो रहा है तो मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, मेडिसिन से रिलेटेड एक्ट ऐड किए गए हैं, टेक्निकल नॉलेज उनका ऐड किया गया है, रिसेंट टॉपिक उसके ऐड किए गए हैं। वो थोड़ा एकदम हमको ऐसा लगेगा कि एकदम प्रोफाइल ओरिएंटेड है, पर ये चेंजेस प्रोफाइल ओरिएंटेड भी नहीं है और डिप्लोमा के साथ फेयर भी नहीं है। क्योंकि एक डिप्लोमा वाले बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हो? एक 12th लेवल का बच्चा, वो इक्विवेलेंट 12th लेवल का, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स दे, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कैसे बीट करेगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बाकी इस पूरे मैटर पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। होपफुली ये RTO में इंप्लीमेंट ना हो, ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, पर होपफुली नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मेंस आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा ही नहीं, आप ये मान के मत चलो, पर आएगा तो आप पढ़ लोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगा, पर इस टाइप की चीज़ें ऐड ना हो, इस बात का अगर ध्यान दे GPSC तो ज़्यादा बेटर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सजेशन रहेगा और इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, होपफुली नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी, करना ही है सेकेंड लेयर, तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप का रखना चाहिए। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है एक स्टूडेंट के फेवर में, कि उसको एक ही बार ऑब्जेक्टिव चीज़ें पढ़नी है और उसके दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि आप एक वैकेंसी निकाल दो कि 11, इसमें थोड़े सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें ना पढ़ने के लिए उनको मजबूर किया जाए कि वो दूसरे एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट ना हो, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ें आप GPSC को भी बता सकते हो। अगर GPSC आपका सजेशन मानती है तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में वो आपकी बातें ध्यान में रखेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।